नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। बात सबसे पहले सलमान खान की करते हैं। सलमान खान को एक बार फिर से धमकी मिली है। मैसेज भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का बताया, जिसके बाद मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने वर्ली पुलिस थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। भाईजान को फिर मिली धमकी। 5 करोड़ रुपए की डिमांड। एक्स गर्लफ्रेंड सोमी का लॉरेंस को मैसेज। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के 6 दिन बाद एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भेजी गई है। धमकाने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का मेंबर बताया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक धमकी भरा मैसेज जिसमें लिखा गया था, इसे हल्की में मत लीजिए। सलमान खान को जिंदा रहना है और उसे लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करनी है तो उसे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए गए तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। मुंबई पुलिस मैसेज भेजने वाले को ट्रैक करने में जुटी है। इसको लेकर मुंबई के वर्ली पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इधर धमकी के बाद बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सलमान खान की सुरक्षा और भी ज्यादा पुख्ता कर दी गई है। आज सुबह एक और सलमान खान को धमकी भरा मैसेज मुंबई ट्रैफिक पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पे आता है और साफ तौर पे कहते हैं उस मैसेज में कि सलमान खान ने अगर 5 करोड़ रुपए नहीं दिए तो उन्हें मौत की घाट उतार दिया जाएगा और उस मैसेज को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। इस मैसेज में भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम बताया गया था, जिसके बाद पुलिस और ज्यादा हाई अलर्ट पर है। मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में जहाँ पे सलमान खान का घर है, गैलेक्सी अपार्टमेंट, उस अपार्टमेंट के अंदर और बाहर मुंबई पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मुंबई पुलिस के जो लोग हैं वो 24 घंटे गैलेक्सी अपार्टमेंट के अंदर बाहर सुरक्षा में रहते हैं। सोफिस्टिकेटेड वेपन AK-47 जैसे हथियारों से 24 घंटे यहाँ पर लैस रहते हैं और पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर 24 घंटे मौजूद रहती हैं। जिस तरीके से बाइकर्स आए थे, फायरिंग करने के बाद फरार हो गए थे, उसके बाद मुंबई पुलिस ने देखिए किस तरीके से जो सड़क पर बैरिकेडिंग लगाई हुई है और जो मेन रास्ता है, जो वन वे का पहले वन वे था, उसे भी पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। लगातार सलमान को धमकियां मिल रही हैं। उधर इससे पहले सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने गैंगस्टर लॉरेंस को एक ओपन लेटर लिखा है। यूएस में रहने वाली सोमी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लॉरेंस से गुजारिश की है कि वो उनसे जूम कॉल के जरिए बात करें। सोमी ने इस पोस्ट में यह भी लिखा है कि वो राजस्थान में बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर पूजा भी करना चाहती हैं। सोमी ने लॉरेंस से उनका मोबाइल नंबर भी मांगा है। एक्ट्रेस ने लिखा, ये लॉरेंस को डायरेक्ट मैसेज है कि सोमी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लॉरेंस का फोटो शेयर किया। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, ये लॉरेंस बिश्नोई को डायरेक्ट मैसेज है। नमस्ते लॉरेंस भाई, सुना भी है और देखा भी है कि आप जेल से भी जूम कॉल्स कर रहे हो, तो मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। प्लीज मुझे बताएं कि ये कैसे हो सकता है। एक और सलमान के दुश्मन उन्हें अपने टारगेट पर लिए हुए हैं, तो दूसरी तरफ उनके चाहने वाले सलमान को लेकर चिंतित है। इधर पुलिस पूरे मामले में तहकीकात कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बड़ी खबर है कि भारत और चीन के बीच LAC को लेकर बड़ा समझौता हो गया है। LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर यह समझौता हुआ, इसकी जानकारी भारतीय विदेश सचिव ने दी है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि ईस्टर्न लद्दाख से दोनों देशों की सेना पीछे हटेगी। ऐसा माना जा रहा है कि ईस्टर्न लद्दाख के डेप्सांग और जेमचोक इलाके से दोनों देशों की सेना अब पीछे हटेगी और वहां फिर से पेट्रोलिंग शुरू होगी। तो बड़ी खबर है, भारत और चीन के बीच LAC को लेकर बहुत बड़ा ये समझौता है। इस खबर के देखिए कई मायने हैं, क्योंकि लगातार यहां पर
एक इस तरह की स्थिति बनी हुई थी कि दोनों देशों के बीच ये करार जो है, ये समझौता है, काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर ये समझौता हुआ है, क्योंकि टकराव की स्थिति कई सालों से यहां पर बनी हुई थी। कई दौर की बातचीत चली और अब ये जानकारी मिल रही है। भारतीय विदेश सचिव ने जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय साफ तौर पर कह रहा है कि ईस्टर्न लद्दाख से दोनों देशों की सेना पीछे हटेंगी। ऐसा ही माना जा रहा है कि ईस्टर्न लद्दाख के डेप्सांग और डेमचोक, ये दो इलाका है, यानी कि डेप्सांग और डेमचोक, यहां से दोनों देशों की सेना अब पीछे हटना शुरू होगी। और फिर से क्या होगा, फिर से पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। यानी कि इन दो इलाकों में अब स्थिति सामान्य होने वाली है, जहां पर टकराव की स्थिति पिछले कई सालों से बनी हुई थी। Areas and few locations where the standoff had not been resolved. Now, as a result of the discussions that have taken place over the last several weeks, an agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, and this is leading to disengagement and eventually a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस आतंकी हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि इस हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठा है। टीआरएफ सरगना शेख सज्जाद गुल के बारे में जानकारी मिल रही है। आतंकी हमले से थर्राया का ट्रेलर फिर दिखा दिया। बताया जा रहा है कि गांदरबल में हुए इस आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई है। जो मैं आपको पीछे से ये जो विजुअल दिखा रहा हूँ, ये ऊपर जो रास्ता जा रहा है वहाँ पे ऊपर कैंप है, जहाँ पे शाम को हमला हुआ था, कल शाम को हमला हुआ था, और जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी। और अभी जो वहाँ पे कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन चल रहा है, वो सिक्योरिटी फोर्स जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों ने ये वारदात अंजाम दी उनको दंड दिया जाए। रविवार देर शाम ये हमला उस वक्त हुआ जब सुरंग परियोजना में काम करने वाले मजदूर और दूसरे कर्मचारी अपने कैंप में वापस लौटे थे। इसी दौरान आतंकियों ने कैंप को घेर लिया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में बिहार के फहीम नासिर, बिहार के ही मोहम्मद हनीफ और कलीम, मध्य प्रदेश के मैकेनिकल मैनेजर अनिल शुक्ला, जम्मू के डिजाइनर शशि अब्रोल, कश्मीर के डॉक्टर शाहनवाज और पंजाब के गुरमीत सिंह की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद ये पहला मौका है जब विकास परियोजनाओं पर आतंकियों ने हमला किया है। जहां ये हमला किया गया वो वेदर रोड केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इतना ही नहीं, इस साल जितने भी आतंकी हमले हुए उनमें जम्मू को टारगेट किया गया था, लेकिन पहली बार कश्मीर में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस आतंकी हमले में पहली बार लोकल और नॉन लोकल लोगों को टारगेट किया गया है। खबर तो ये भी है कि इस आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान में बैठे टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट के प्रमुख शेख सज्जाद गुल का हाथ है। वही इस हमले का मास्टरमाइंड है।
दावा किया जा रहा है कि शेख सज्जाद के इशारे पर टीआरएफ का यह लोकल मॉड्यूल एक्टिव हुआ, जिसने पहली बार कश्मीरी और गैर कश्मीरी लोगों को एक साथ अपनी गोलियों का निशाना बनाया। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि टीआरएफ के ये दहशतगर्द पिछले 1 महीने से इस जगह की रेकी कर रहे थे। विकास परियोजनाओं को टारगेट करके हुए इस हमले को आतंकियों की नई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पिछले साल ही भारत सरकार ने सज्जाद गुल को आतंकियों की लिस्ट में डाला था और उस पर 10 लाख का इनाम रखा था। इसके अलावा टीआरएफ को भी भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा है। फिलहाल सुरक्षा बल ने आतंकियों के इस नए चक्रव्यूह को ध्वस्त करने के लिए अपनी कोशिशों को तेज कर दिया है, जबकि इस हमले के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच तेज हो गई है। ब्लास्ट की जांच में अब तक क्या मिला है, इस धमाके का मकसद क्या था, इसमें कौन कौन शामिल है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। दिवाली से कुछ दिन पहले इस ब्लास्ट ने दिल्ली को डराने की कोशिश जरूर की। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की दुकानों में लगे शीशे टूट गए। आसमान में धुएं का गुबार उठने लगा और वहां अफरा तफरी मच गई। इस धमाके के फौरन बाद देश की टॉप जांच एजेंसियां मौके पर पहुंच गई। हर एंगल से जांच शुरू हो गई। इस ब्लास्ट के बाद देश की जांच एजेंसियां पड़ताल में जुट गई हैं और अलग अलग एंगल तलाश रही हैं। मसलन नक्सली अटैक, खालिस्तानी लिंक, पाकिस्तानी टेरर या फिर कोई और सिरफिरी साजिश। दरअसल पिछले कुछ वक्त से सीआरपीएफ ने नक्सलियों के खिलाफ एक्शन तेज किया है, जिससे पुलिस को शक है कि नक्सली भी इस धमाके के पीछे हो सकते हैं। सीआरपीएफ स्कूल में अफसरों और जवानों के बच्चे पढ़ते हैं, इसीलिए ये भी हो सकता है कि धमाके के जरिए कोई मैसेज देने की कोशिश की गई हो। वहीं दूसरी ओर खालिस्तानियों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की लगातार हो रही बड़ी कार्रवाई भी इस बात का संकेत दे रही है कि इस धमाके के पीछे खालिस्तानी भी हो सकते हैं। फिलहाल जांच एजेंसी खालिस्तान के इस मैसेज की जांच में जुटी है। इसके साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर इस ब्लास्ट के पीछे मकसद क्या हो सकता है। सुरक्षा विशेषज्ञों की माने तो जांच का पहला मकसद ये है कि कहीं ये शरारती तत्वों की साजिश तो नहीं। वहीं दूसरा मकसद ये है कि कहीं दिवाली से पहले दिल्ली का माहौल खराब करने की कोशिश तो नहीं की गई। ये भी सामने आ रहा है कि जानबूझकर रविवार का दिन चुना गया, जानो माल का कोई नुकसान ना हो और सिर्फ धमाके के जरिए संदेश दिया जाए। दिल्ली ब्लास्ट में जानबूझकर सीआरपीएफ स्कूल को निशाना बनाया गया है। इस साजिश में एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। एनआईए के अधिकारियों की अगुवाई में एफएसएल यानी फॉरेंसिक साइंस की टीम, एनएसजी का बम निरोधक दस्ता और जांच दल भी इस धमाके के कारणों की जांच में जुट चुके हैं। खुफिया एजेंसी सूत्रों के मुताबिक लोकल मार्केट में सल्फर और क्लोराइड का मिश्रण बड़ी आसानी से मिल जाता है और दीपावली के त्योहार से पहले खुले बाजार में पटाखा बनाने के लिए इस तरह के विस्फोटकों को इस्तेमाल किया जाता है। करीब 3 किलो विस्फोटक मिश्रण को इकट्ठा करने के बाद इसे एक सूती कपड़े में लपेटा गया और इसके बाद इसे धमाके की जगह पर प्लांट किया गया। जानकारी ये भी सामने आई कि धमाके का मकसद ज्यादा से ज्यादा आवाज करना और दहलाना था। साथ ही मकसद ये कि वो अपनी मौजूदगी वारदात वाली जगह पर दर्ज करवा सकें। जांच एजेंसियों का ये भी मानना है कि सुबह के वक्त जिस तरीके से ये विस्फोटक रखा गया है उससे किसी को मारने की फिलहाल प्लानिंग नजर नहीं आ रही है। यहाँ विस्फोटक को प्लांट करके वो सिर्फ एक संदेश देना चाहते थे, ठीक उसी तरह जिस तरीके से इजराइल एम्बेसी में कुछ सालों पहले धमाका हुआ था।